नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो लिखी गई चर्चित एकांकी रीढ़ की हड्डी, इसका सारांश पढ़ेंगे और इस एकांकी का जो लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा जगदीश चंद्र माथुर जी का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा टाइम इसका जो नहीं बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं इस एकांकी रीढ़ की हड्डी की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी है। एक सामाजिक समस्या के रूप में एक सामाजिक समस्या को उभारा है इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। लेखक ने दिखाया है कि शिक्षा में स्त्रियों में आत्मविश्वास तथा साहस की सृष्टि होती है और वे अपने सामाजिक दायित्व को भली प्रकार निभाती है। तो दोस्तों, इस एकांकी में प्रमुख समस्या है जो लड़कियों के विवाह की जो समस्या है, उसको पुरानी जो परंपरागत जो परंपराएं हैं उनको तोड़ने के लिए जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी के माध्यम से उस जो परंपरागत जो परंपराएं हैं उन पर करारा प्रहार किया है। सबसे पहले एकांकी में हम पढ़ेंगे पात्र परिचय। इसमें कुल मिलाकर 6 जो पात्र है एकांकी में। बाबू राम स्वरूप, प्रेमा जो राम स्वरूप की पत्नी थी, उमा है जो इस एकांकी की जो प्रधान मुख्य पात्र उमा है, उमा नाम की लड़की है जो राम स्वरूप की बेटी है। गोपाल प्रसाद एक वकील है पेशे से, और शंकर जो वो गोपाल प्रसाद का बेटा है, और रतन नाम जो राम स्वरूप का नौकर है। इस एकांकी में ये होता है कि उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद व उसका बेटा शंकर आते हैं उनके घर इनवाइटेशन पर कि रिश्ते के लिए, शादी करने के लिए शंकर की लड़की को देखने गए। किसके घर पे? राम स्वरूप के घर पे। और लड़की का नाम क्या था? उमा। अब इस एकांकी का सारांश पढ़ते हैं, देखिएगा। बाबू राम स्वरूप। एकांकी के आरंभ में गृह स्वामी बाबू राम स्वरूप अपने नौकर के साथ कमरे के में एक तख्त बिछा रहे हैं। वह उसके ऊपर बिछाने के लिए दरी तथा नई धुली चादर नौकर से मंगवाते। नौकर का नाम क्या था? रतन। नौकर भूलकर मालकिन प्रेमा से धोती मांगता है तो वे दोनों भी साथ साथ कमरे में आ जाते हैं। राम स्वरूप नौकर रतन को डांटते हैं। प्रेमा के कहने पर नौकर अंदर से धुली हुई चादर लाता है। अब देखिएगा, ये तो मेहमानों के स्वागत के लिए जो तैयारियां की जा रही है बाबू राम स्वरूप द्वारा, कमरे को सजाया जा रहा है, क्योंकि पूरी जो एकांकी है इस कमरे में ही खेली गई है। प्रेमा से बातचीत। अब देखिएगा, राम स्वरूप जो अपनी पत्नी प्रेमा से बातचीत करते हैं तो उसके जो मुख्य जो बातें हैं जो अपन पढ़ेंगे। प्रेमा बताती है कि उनकी पुत्री को तो कुछ सुनती ही नहीं है, उनकी पुत्री कुछ सुनती ही नहीं है, क्योंकि उसको अधिक पढ़ाने लिखाने का ही यह नतीजा है। लड़की चाहे कितनी सुंदर हो, बिना टिमटाम के कोई नहीं पूछता। टिमटाम क्या होता है कि ज़्यादा नखरे वखरे से मतलब है इसका कि थोड़ा तेज तर्रार बनना भी चाहिए। उनकी बेटी को तो पाउडर वाउडर से जन्म की नफरत है, उसे इंटरेस्ट तक ही पढ़ाते तो ठीक रहता। ये कौन बोल रहा है? ये राम स्वरूप की जो पत्नी है प्रेमा, जो खुद अशिक्षित है, अनपढ़ है। इंटरेस्ट का अर्थ क्या होता है? 10वीं, जो 10वीं क्लास तक
ही अगर इसको पढ़ाते तो ठीक रहता। तो राम स्वरूप तुरंत प्रेमा को रोकते हैं। लड़की की पढ़ाई लिखाई का कोई जिक्र नहीं करना है। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे वकील है, साथ में सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की जो कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। लड़का बीएससी के बाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर शादी पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहता है। अब देखिएगा, ये भी शादी पढ़ी लिखी लड़की से नहीं करना चाहता। अब गोपाल प्रसाद एक वकील है, उनका जो लड़का है जो मेडिकल कॉलेज का छात्र है, वो रिश्ता अपना जो लेकर शादी के लिए किनके घर आ रहे हैं, राम स्वरूप के घर। और वो चाहते हैं कि लड़की 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ी हो। अगर 10 से ज़्यादा पढ़ी होगी तो उन दोनों बाप बेटों के दोनों के जो परंपरागत जो विचार है, उनके पुराने विचार है कि ज़्यादा अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो घर में शांति नहीं रहने वाली। बस उनका ये दिमाग में विचार था उनका कि अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो ज़्यादा नखरे होंगे, ज़्यादा उनका जो फैशन होगा, तो इसलिए वो बचना चाहते थे। दोनों ही दकियानुसी ख्यालों के हैं, दोनों ही चापलूसी करने वाले, तेज तरार दोनों ख्यालों के हैं। प्रेमा बताती है कि नाश्ता तैयार है, 2 ही तो लोग हैं। तो रिश्ता जो करने आ रहे थे, जो 2 ही लोग थे। मिठाई नमकीन फल रखे हैं, चाय और टोस्ट भी तैयार है। मक्खन मंगाना बाकी है, ध्यान रखिएगा। इसमें इस जो बात का विशेष जोर दिया गया है एकांकी में, मक्खन मंगाना बाकी। आगे देखिएगा, राम स्वरूप मक्खन लाने के लिए नौकर से कह देते हैं कि जा तू बाजार से मक्खन ले आ। तख्त पर दरी और चादर बिछाते हैं तथा हारमोनियम को उठाकर रखते हैं। अब देखिएगा, मेहमान आते हैं, उनका स्वागत किस प्रकार होता है। किवाड़ों पर दस्तक होती है। राम स्वरूप जी बोलते हैं, आइए आइए कहकर गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र शंकर का स्वागत करते हैं। गोपाल प्रसाद चतुर और फितरती है तथा शंकर खीस निपोरने वाला नौजवान। खीस निपोरने वाला अर्थात जो ज़्यादा गप्पे लड़ाने वाला इंसान हो, इस प्रकार का इंसान है। उसकी झुकी कमर उसकी खासियत है, उसकी जो कमर है वो झुकी हुई है। कुछ देर तक राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद में जो ठकुर सुहाती अर्थात औपचारिक बातें होती रहती है। राम स्वरूप शंकर से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि कोर्स पूरा होने में साल भर बचा होगा। शंकर क्या बताता है कि 1-2 साल अभी शेष है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। इन लड़कों को इसी उम्र में बीमारियां सताती है। अपनी उम्र में स्कूल के बाद वह दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे। अब ये जो गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं कि उस जो पहले समय का जो पुराना समय था, उस समय स्कूल के बाद में दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे और 4 पैसे की ढेर सारी बलाई आते थे। 2 आने की हजम करने की ताकत थी उनमें। तब हॉकी क्रिकेट इत्यादि खेल भी नहीं होते थे, परंतु मजाल है कि कोई कह दे कि लड़का कमज़ोर है। और पढ़ाई तो वह 12-12 घंटे करते थे। उस जमाने का मैट्रिक भी फराटेदार इंग्लिश लिखता था, आजकल का एमए भी वैसा नहीं कर सकता। तो ये बातें कौन बोल रहे हैं? गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप आपस में सहमत होकर ये बातें बोल रहे हैं कि बहुत जो हमारा समय था, पहले का समय, हमारा बचपन था या हम पढ़ते लिखते थे, उस समय इतना कुछ होता था और आज के समय ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिएगा, चाय और नाश्ते की जो प्रक्रिया है वो भी देखिएगा। यकायक गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अब देखिए, बिजनेस जो शब्द को इस एकांकी में लेखक ने लिखा है, तो बिजनेस गोपाल प्रसाद के अनुसार विवाह या शादी एक बिजनेस है। उनके विचार ही इस प्रकार के हैं, हाई बिजनेस। तो बिजनेस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शादी या विवाह। तो कि अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। बिजनेस सुनकर राम स्वरूप चौंकते हैं, एकदम चौंक जाते हैं और फिर समझकर उनसे नाश्ता करने का आग्रह करते हैं। वह नाश्ता लाने अंदर जाते हैं।
गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं कि मकान वकान से हैसियत तो ठीक लगती है, देखें लड़की कैसी है। ब्याह करने आए हो तो झुककर नहीं सीधे होकर बैठो, क्योंकि उसकी कमर झुकी हुई थी जो शंकर की, तो बाप उसको डांट रहा है कि सीधे होकर तो कम से कम बैठ। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वह चाय में चीनी अधिक पसंद करते हैं। तो शंकर कहता है कि सरकार चीनी ज़्यादा लेने वालों पर टैक्स लगा रही है। गोपाल जो मजाक करते हैं वो कहते हैं कि आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए और हर औरत को अपने स्टैंडर्ड के अनुसार अपने ऊपर टैक्स तय करना चाहिए। अब देखिएगा, व्यंग्य कर रहे हैं महिलाओं के मेकअप के बारे में गोपाल प्रसाद। अब देखिएगा शादी की बात किस प्रकार होती है। शादी के लिए जो उनके विचार हैं रामस्वरूप और शंकर के, ठीक है। तो रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं शादी करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में टोकते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे पाउडर वगैरह लगाकर चाहे वैसे ही। घर की औरतें बिना इसके राजी नहीं होती। फिर पूछते हैं आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप जी विश्वास दिलाते हैं कि गोपाल प्रसाद इसके बाद लड़की देखने के काम को रस्म अदायगी बताते हैं। फिर भी वह जन्म पत्री मिलाने के बारे में पूछते हैं और रामस्वरूप इस बारे में भी उनको आश्वस्त करते हैं। अब देखिएगा लड़की की पढ़ाई लिखाई की जो बातचीत होती है, गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर ये नहीं चाहते थे कि लड़की 10वीं पास से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, और रामस्वरूप जो लड़की का बाप है वो एक मजबूरी में दब जाता है। अपनी जो लड़की की जो पढ़ाई लिखाई है पूरी की, जो उच्च शिक्षा है उसने जो बीए उसने की है, तो बीए करने के बारे में बताता नहीं है उनको। तो अब देखिएगा वो रामस्वरूप इस प्रकार क्या है कि पूछते हैं कि मन में सोचते हैं कि अगर हमारी लड़की का रिश्ता अगर अच्छी जगह हो रहा है तो एक बार जो उसकी जो शिक्षा उसने प्राप्त की उसको छुपा ली जाए। 10वीं पास से उनको बता दिया। तब गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं है, हद से हद मैट्रिक पास हो अर्थात 10वीं पास हो। शंकर अपने पिता का समर्थन करता है, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि कुछ बेवकूफ़ लोग उनसे कहते हैं कि अपने बीए एमए लड़कों के लिए बहुएं भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। पढ़ना और काबिल होना मर्दों का काम है, औरतें भी पढ़ेगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ेगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। ये कौन कह रहा है? ये जो गोपाल प्रसाद कह रहा है। कुछ बातें सिर्फ मर्दों के लिए होती है, ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। अब देखिएगा उमा का प्रवेश होता है। उमा नाश्ता लेकर आती है, तो नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप अंदर के दरवाजे की ओर से जोर से पुकार कर पान भेजने को कहते हैं, पान, और साथ में लड़की भी आ जाएगी। तो पान मंगवाए लड़की से, किससे? उमा से। सादगी के कपड़ों में उमा पान की तस्तरी लेकर कमरे में आ जाती है और गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसको दिखते हैं। उसकी आंखों पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। कौन? बाप बेटा जो दोनों चौंक जाते हैं कि आंखों पर जो चश्मा है सोने के फ्रेम वाला, चश्मा कैसे हो सकता है? कहीं ये इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हो? उनको ये डरता जा रहा था कहीं कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हो। रामस्वरूप सफाई देते हैं अपनी बेटी के बारे में कि पिछले महीने आंखें सूखने के कारण कुछ दिन के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ा है, और कहीं इसका कारण पढ़ाई तो नहीं। गोपाल प्रसाद के संदेश का निवारण रामस्वरूप करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे की छवि भी ठीक है। फिर उमा से पूछते हैं कि उसने कुछ गाना बजाना भी सीखा है। रामस्वरूप उमा से सितार पर गाना सुनाने को कहते हैं, तो उमा सितार पर मीरा का पद गाना शुरू करती है। उसका स्वर अच्छा है, गोपाल प्रसाद उसके गाने से संतुष्ट होते हैं। उमा अंदर जाने को उठती है कि उसको रोक कर पूछते हैं कि उसने भी पेंटिंग भी सीखी है क्या?
तो रामस्वरूप कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरों को उसी की बनाई हुई बताते हैं। सिलाई के बारे में पूछने पर भी रामस्वरूप ही बताते हैं कि उमा घर की सारी जो सिलाई का काम है वो कर लेती है। तब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि उसने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप उमा से उत्तर देने को कहते हैं। तो उमा का उत्तर देखिएगा, जो इस एकांकी में जो प्रमुख जो प्रधान जो प्रोसेस है, जो आपस में जो बातचीत यहाँ पे शुरू होती है, उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, मेज कुर्सी बिकती है तो दुकानदार उन्हें ग्राहक को दिखा देता है। ग्राहक मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, पसंद आई तो ठीक वरना छोड़ दी। इसी प्रकार ऐसी जो थोड़ी सी कठोर आवाज में कड़ी हुई जो आवाज जैसे ही गोपाल प्रसाद ने सुनी तो अचंभित रह गए बाप बेटे दोनों। रामस्वरूप उमा को रोकना चाहते थे परंतु वह रुकती नहीं। आगे कहती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, ये माँ से मेरे खरीदार बनकर आए हैं, और पूछिए इनसे क्या लड़कियां भेड़ बकरियां होती है जिन्हें कसाई की तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर रामस्वरूप से पूछते हैं कि क्या उनको बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा भी तेज आवाज में जवाब देती है कि आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती नहीं होती। तो पूछिए इसे जो अपना जो साहबजादे जो शंकर बेटा था उसके बारे में बोल रही है कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों की हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे, वहाँ से इनको किस तरह भगाया गया था। तो ये उनकी, क्योंकि जो उमा थी वो पहचान गई थी उसको, क्योंकि वो आरा लड़का था, वो पहले तो वहाँ खींच पे बैठा रहा। जब वो जो हारमोनियम बजा रही थी सितार, तो मीरा के पद गा रही थी, एकदम उसको जो उसकी जो चेहरा याद आ गया कि ये तो आवारा लड़का था जो कॉलेज के आसपास लड़कियों के पीछे घूमता रहता था। अब देखिएगा बाप बेटे का जाना। अब बाप बेटे तो अब भागने का रास्ता ही चुनेंगे क्योंकि उनकी तो पोल खुल चुकी थी। शंकर अपने पिता से वहां से चलने के लिए कहता है। गोपाल प्रसाद हॉस्टल की बात सुनकर उमा से पूछते हैं कि क्या वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा बताती है कि उसने बीए पास किया है, कोई पाप या चोरी नहीं की है, उसे अपने सम्मान का ख्याल रहा है, उनके बेटे की तरह तांग झांक नहीं की। उनका बेटा तो नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागा था। अब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि उनकी लड़की बीए पास है और हमारे को बताया कि 10वीं पास है। उन्होंने तो उसको सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी बताया था। वह छड़ी उठाकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो उमा उनसे कहती है कि वह घर जाकर यह पता लगाएं कि उनके बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। अब देखिएगा यहाँ इस शब्द को विशेष जो शीर्षक रखा गया है इस एकांकी का, रीढ़ की हड्डी, तो ये प्रतीकात्मक जो शीर्षक है। रीढ़ की हड्डी के लिए ही नहीं कहा गया है, ये जो मनुष्य के जो मौलिक विचार है, सोचने समझने की शक्ति है, उसके बारे में स्वाभिमान है, उसके बारे में कहा गया है कि ये चीज़ें तो आपके बेटे में है भी नहीं है। ये जाके ध्यान से देखो आप, इसमें कुछ उसका व्यक्तित्व, उसके जो सोचने के विचार, उसका स्वाभिमान, ये तो उसमें है भी नहीं है। ये भी आप जाकर देखिए घर पे। तो ये उमा कह रही है किससे? गोपाल प्रसाद से। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रुआंसापन झलकता है। वे जाते हैं, रामस्वरूप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा चुप हो जाती है और रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहां आती है और रतन मक्खन लेकर आता है। आपको मैंने कहा था ये जो लाइन याद रखना, अब सारा माजरा जो बिगड़ भी गया और ऊपर से वहाँ रतन मक्खन लेकर आता है। सब रतन की ओर देखते हैं। वो बोलता है कि बाबूजी मक्खन ले आए, तो मक्खन तो इनका सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। इस तरह जो रीढ़ की हड्डी एकांकी का अंत होता है। देखिएगा कितनी जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी के माध्यम से एक बड़ी सामाजिक समस्या, जिसमें जो लड़कियों के जो विवाह के जो एक सामाजिक समस्या, उसको अपने एकांकी के द्वारा उभारा है। अब देखिएगा रीढ़ की हड्डी जो एकांकी का उद्देश्य। रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्य प्रधान सामाजिक एकांकी है। समाज में यह प्रथा प्रचलित है
कि लड़के तथा उसके घर वालों को अनावश्यक ही सम्मान दिया जाता है। उनकी उचित और अनुचित बातें भी मान ली जाती है। वे भले ही घमंडी, धूर्त, पाखंडी, लोभी, लालची जो भी हो, परंतु उनको माननीय समझा जाता है। और जो कन्या पक्ष को नीचा समझा जाता है, लड़की वालों को, लड़की की योग्यता, सुंदरता, शिक्षा आदि गुण महत्वहीन हो जाते हैं। कन्या पक्ष को अकारण ही अपमान सहना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में भारतीय समाज की इन बुराइयों को प्रकट किया गया है तथा उमा के साहसी चरित्र द्वारा इन पर प्रहार किया गया है। एकांकीकार ने लड़की और उसके परिवार के अपमान और शोषण की प्रवृत्ति पर कठोर प्रहार किया है। तो दोस्तों, आपको इस एकांकी के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया होगा। फिर भी आपको जहाँ से भी पूरी एकांकी पढ़ने को मिले आप ज़रूर पढ़ना। उसके बाद में आप इसके सारांश को पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से ये पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।